हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन में। सो गाइस, जैसे कि हमारी क्लासेस चल रही थी इन्वायरमेंट स्टडीज़ की, इनके पर्यावरण अध्ययन की, तो पर्यावरण अध्ययन की क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है फ्लाई ऐश, जिसे हम कहते हैं उड़न राख। बहुत ध्यान से समझिएगा ये है क्या, वायु प्रदूषण को कैसे बढ़ा रहा है ये उड़न राख, और कैसे हमारे शरीर को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। आज हम ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या है देखिए, समझिएगा। जैसे कि इस भूमि पर ये जो है ये कोयले का टुकड़ा है, ठीक है, और इस कोयले के टुकड़े पर क्या है, कोयले का टुकड़ा जल गया, ठीक है। इस कोयले के टुकड़े को आपने जला दिया, ठीक है। जलाने के बाद क्या हुआ, इसी भूमि पर इसकी राख बन जाएगी, है ना। इसी भूमि पर क्या होगा, इसकी राख बन जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है, जब इस कोयले का ये राख का ढेर बन जाएगा तो कुछ जो इसकी राख है वो हवा के संपर्क में आने पर कुछ पार्टिकल्स इसके उड़ने लगेंगे, कुछ पार्टिकल्स इसके उड़ने लगेंगे और कुछ जमीन पर ही रहेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, जो पार्टिकल उड़ेंगे उसी को ही कहा जाएगा उड़न ऐश या उड़न राख, फ्लाई ऐश या उड़न राख। और दूसरी चीज़, जो राख ज़मीन पर रहेगी उसे कहेंगे हम पैनदीकी राख, यानी कि इसको कहेंगे हम बॉटम ऐश, बॉटम ऐश। समझ में आया। अब देखिए, इस उड़न राख में क्या क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर होता है, ये चीज़ देखते हैं सबसे पहले। यानी कि ये जो उड़न राख है ये कंटेन करके क्या रखती है, कंटेन यानी कि इसमें शामिल क्या होता है, कंटेन यानी कि इसमें शामिल होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें शामिल क्या होता है। चलिए देखो, ये इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। कौन कौन सी होती है, ज़रा इसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो है वो होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फॉर्मूले की बात करूँ तो SiO2 होता है, और या फिर इसको हम सिलिकेट भी कह देते हैं, या फिर सिलिकेट। उसके बाद दूसरा जो है वो होता है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम CaO कहते हैं। और तीसरा जो है वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये 3 चीज़ें इसके अंदर उपस्थित होती हैं, Al2O3। ये 3 चीज़ें इसमें क्या होती हैं, उपस्थित होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लाई ऐश है इस ये तीनों चीज़ कंटेन करके रखता है, इसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। अब जानने वाली क्या बात है, अब समझते हैं जरा। देखो, ये तो पता लग गया कि इसमें कंटेन क्या क्या होता है, सिलिकेट होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब देखिए इसके सोर्स क्या है, स्रोत क्या है इसके, जरा ये देख लेते हैं। इसके सोर्स क्या है, या फिर हम बात करें इसके स्रोत क्या है, यानी कि पैदा कैसे होता है। सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, जब हम क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं या कोयले का दहन करते हैं तो क्या बनती है, फ्लाई ऐश बनती है, उड़न राख बनती है। जब क्या करते हैं हम, कोयले को जलाने पर, कोयले को जलाने पर क्या बनती है, उड़न राख बनती है, यानी कि बर्निंग ऑफ कॉयल, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आता है, दूसरा पॉइंट, दूसरा आता है फसलों को जलाने पर भी ये बनती है, फसलों को जलाने पर भी, यानी कि बर्निंग ऑफ क्रॉप्स,
बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, फसलों को जलाने पर भी क्या बनती है, उड़न राख पैदा होती है या बनती है। अब जरा समझिए कि इसके इफेक्ट क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है इसके, जरा ये देख लेते हैं। इफेक्ट या फिर प्रभाव, इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं। इसके इफेक्ट या प्रभाव क्या है। प्रभाव समझिएगा जरा ध्यान से। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर इसका इफेक्ट पड़ता है तो जो हमारे श्वसन अंग हैं ये उनको प्रभावित करता है, इनके जो हमारे क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं ये उनको क्या करता है, इफेक्ट डालता है, यानी कि क्या करता है, श्वसन अंगों पर प्रभाव डालता है, श्वसन अंगों पर प्रभाव डालता है, यानी कि इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, शरीर के अंगों पर प्रभाव डालता है। ध्यान से, जैसे भी जब भी कहीं जो है ये राख उड़ रही हो और जब वो मुंह के अंदर चली जाए तो सांस के थ्रू फेफड़ों में चली जाती है, ट्रैकिया के थ्रू कहाँ चली जाती है, हमारे फेफड़ों में चला जाती है, और फेफड़ों को जो फेफड़ों की क्या होती है, बीमारियां होती हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती है इसके संपर्क में आने पर, एकदम से नहीं, धीरे धीरे जैसे जमा होते रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है कि ये जो उड़न राख है ये अम्लीयता को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, अम्लीयता को बढ़ाती है, अम्लीयता को बढ़ाती है, यानी कि जो एसिडिक होता है, यानी कि एसिडिक इंक्रीज हो जाता है, एसिडिक इंक्रीज। सबसे पहली चीज कि सर एसिडिक इंक्रीज कैसे हुआ, है ना, तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो होती है उड़न राख होती है, इसमें सिलिका होती है, SI, इसमें क्या होती है, मैं कह सकता हूं कि इसमें क्या होती है, सिलिका होती है, इसमें क्या होती है, सिलिका होती है, और सिलिका की ही प्रवृत्ति होती है, सिलिका का जो नेचर होता है, सिलिका का जो नेचर होता है, प्रवृत्ति होती है, वो कैसी होती है, वो अम्लीय होती है। इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक होता है, इसीलिए क्या हो जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। ये बात ध्यान में रखना, आगे भी काम आएगी कि इस कोयले की राख जो है और ये इस राख में जो राख उड़ती है उसकी अम्लीयता कैसी होती है, सिलिका के कारण उसमें क्या होती है, अम्लीयता होती है, इसलिए अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है या इंक्रीज होती है। समझ में आया। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये पौधों की पत्तियों पर जम जाती है, पौधों की पत्तियों पर जम जाती है, पौधों की पत्तियों पर जम जाती है, यानी कि जो लीफ होती है उस लीफ के ऊपर ही क्या हो जाती है, जम जाती है। देखिए सुनिए कैसे चल, देखो लेट सपोज करो ये कोई वृक्ष है, ठीक है, और इस वृक्ष की एक लीफ है, पत्ती है, ठीक है। आप जानते होंगे कि इस पत्ती पर क्या है, इस पत्ती पर छिद्र होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही मामूली छिद्र, या उसे रंध्र भी बोलते हैं, या फिर पोरस भी बोलते हैं, पोर्स जिसे हम कहते हैं, या फिर हम स्टोमेटा भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमेटा भी कहते हैं। तो होता क्या है कि जब ये राख जो है वो इन पत्तियों पर जम जाती है तो जमने के कारण ये जो पोर्स या छिद्र हैं ये ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ये पोर्स जो छिद्र है वो बंद हो जाते हैं। और बंद होने का मतलब क्या है कि इन पत्तियों में वायु व जल वाष्प, वायु व जल वाष्प क्या नहीं होता, जल वाष्प का आदान प्रदान नहीं हो पाता, आदान प्रदान नहीं हो पाता। समझ में आया। ये पोर्स क्या काम करते हैं, वायु और जल वाष्प, यानी कि जो एयर होती है और जो वाटर वेपर होता है, जो वाटर वेपर होता है, इन दोनों को क्या करते हैं, इनका आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इनको, वायु आएगी जल वाष्प, इस तरीके से क्या चलता रहता है, ये क्या चलता रहता है, सिस्टम चलता रहता है, सिस्टमैटिक चलता है। तो जब यही छिद्र बंद हो जाएंगे छोटे छोटे जो होते हैं पत्तियों में, तो ये क्या हो जाती है, इनमें क्या हो जाता है, तो इनका आदान प्रदान नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो राख है वो इन पत्तियों पर क्या हो जाती है, जम जाती है।
अब जैसे ही ये जमने लगती है, जैसे ही पत्तियों पर ये जमने लगती है तो इनका डीके होना शुरू हो जाता है, यानी कि इनका क्षरण होना शुरू हो जाता है, इनका क्षरण होना शुरू हो जाता है, इनकी पत्तियां क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। आप देखते होंगे कई सारी ऐसी पत्तियां होती हैं जिनके बीच में बहुत बड़े बड़े छिद्र होते हैं, है ना, होल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े। वो इसी कारण है क्योंकि उन पर क्या होती है, इस तरह की जो राखें हैं वो क्या हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, जिससे उनमें उपस्थित जो स्टोमेटा होते हैं उनके छिद्र जो हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे उनका वायु और जलवाष्प का आदान प्रदान नहीं हो पाता, इसलिए वो पत्तियां धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। समझ में आया नहीं आया? अब दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि हम इस उड़न जो राख है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इस उड़न राख का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ज़रा इसको देख लेते हैं, इस्तेमाल या फिर यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में, ईंट बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो आपने देखे होंगे जो रेलगाड़ी स्लीपर होते हैं, यानी कि जो रेलगाड़ी के स्लीपर होते हैं, रेलगाड़ी के जो स्लीपर होते हैं, यानी कि जैसे कि ये रेलगाड़ी जा रही है, ये रेलगाड़ी की पटरियां हैं, इन पटरियों पे इस तरह के ये बैरियर से जो होते हैं, इन्हीं को ही कहते हैं क्या, रेलगाड़ी स्लीपर। इन्हें बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इस राख का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सीमेंट बनाने में, ब्रिक्स बनाने में, और जी स्लीपर जो है, ट्रेन स्लीपर जो है, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम कृषि में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो जरा देखिए, देखो जैसे कोई भूमि होती है ना कृषि करने के लिए, जो भूमि होती है उसके ऊपर इसकी एक लेयर को बिछा दिया जाता है, इस राख की एक लेयर या उस भूमि के ऊपर छिड़क दी जाती है राख, जिससे उस मिट्टी के जल के सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। समझ में आया? राख तो है, बहुत पानी सोखती है, तो उस मिट्टी में जब ये राख मिलती है तो पानी को क्या करती है, बहुत ज़्यादा सोखती है, समझ में, एब्जॉर्ब करती है, तो उसमें भी क्या करती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, या इस उड़न राख का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, या इस राख का जो ये राख है इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिंपल सी चीज़ है, कोयले की जो राख है उसका इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों चीज़ें में। और आज वो राज्य जो इस राख का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो कौन सा है, तो आज सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने वाला केवल एक ही राज्य है, जिसका नाम है महाराष्ट्र, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आज ये क्या कर रहा है, इस उड़न राख का सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे वे में, ठीक है। तो ये था पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये थी उड़न राख जो कि अभी मैंने आपको बताई। उसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी चीज़ पर, दूसरे टॉपिक पर। तो मुझे लगता है कि आप लोग के ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ध्यान रखना कि आगे भी इससे संबंधित पॉइंट है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है, आपने रेड होल माइन का नाम सुना होगा, रेड होल माइन, रेड होल माइन, इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जो रेड होल माइन है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो रेड होल माइन है वो कोयल एक्सट्रैक्शन से संबंधित, कोयल एक्सट्रैक्शन यानी कि कोयले के कोयला खनन या कोयला खनन से संबंधित। तो मुझे लगता है इसका आंसर आप आराम से दे दोगे। जो रेड होल माइन है वो कोयला खनन से संबंधित है, यानी कि कोयल एक्सट्रैक्शन से संबंधित है। अब जरा इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं थोड़ा क्या है। जो ये रेड होल माइन है, ये सिंपल सी चीजें कहाँ पर है, आप लोगों ने मेघालय में जयंतिया पहाड़ियाँ देखी होंगी, तो जयंतिया पहाड़ियों के पूर्व में ये स्थित है, पूर्व में स्थित है। और कहाँ पर है, मेघालय में। अगर पूछा जाए कि भारत का वह राज्य जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है वो है मेघालय,
समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया और मेघालय का पठार, ये सारे मिलकर एक कीप नुमा आकृति बनाते हैं, जिससे दक्षिण पश्चिम से उठकर आने वाला मॉनसून जो है वो क्या करता है, इसके अंदर जैसे प्रवेश करता है तो वो इसी के अंदर रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए यहाँ पर वर्षा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। खैर वो तो ज्योग्राफी हो गया, पर चलो समझ लो, ठीक है। तो जयंतियों की पहाड़ियाँ पूर्व में स्थित है मेघालय। उसके बाद देखो जरा, समझो ये रेड होल माइन है क्या। देखो ये जो रेड होल माइन है, इस माइन में जो कोयला मिलता है, उस कोयले में क्या होती है, सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा? सिलिका की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, या बहुत ज़्यादा होती है, ये लिख सकते हो, ज़्यादा होती है। यानी कि अमाउंट ऑफ सिलिका क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है यहाँ का जो कोयला मिलता है, ठीक है। या इस खान में जो कोयला है, उस कोयले में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने के इसमें दो क्या होते हैं, दो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। क्या आता है, इस खान में जो कोयला मिलता है, इस कोयले में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और इस सिलिका की मात्रा से दो नुकसान होते हैं। पहला, एक तो अम्लीयता बढ़ जाती है, अभी बताया पीछे, अम्लीयता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनके जो एसिडिक है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज, ये विस्फोटक भी होता है। ये क्या होता है, विस्फोटक भी होता है, यानी कि एक्सप्लोसिव भी होता है, समझ में नहीं आया? तो जब इसमें अम्लीयता भी ज्यादा है और ये विस्फोटक भी है, तो यहाँ की जो सरकार है, उस सरकार ने क्या किया, यहाँ के कोयले के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ की इस खान में कोयले के खनन पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि जो कोयल एक्सट्रैक्शन है, कोयल एक्सट्रैक्शन को क्या किया, बैन कर दिया, बैन। समझ में आया? अब क्या होगा, मतलब जब यहाँ की सरकार ने इस कोयले पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, अब क्या हुआ आगे, अब देखिए जरा। अब यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, इसने क्या किया, जरा देखिए, समझिए। यानी कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन्होंने क्या किया, जरा ये समझिए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या किया, अवैध कोयले का खनन शुरू कर दिया। यानी कि क्या किया, अवैध कोयले का खनन करने लगे, यानी कि इलीगल कोयल एक्सट्रैक्शन, समझ में आया? जब यहाँ की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ये लोग नहीं माने, और इन लोगों ने क्या किया, इस कोयले का अवैध धंधा करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर इन्होंने यहाँ का अवैध धंधा करने लगे, भाई इनका रोज इनका खर्चा पानी चला था, क्योंकि मेघालय में इतनी सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब इन्होंने कोयले का अवैध खनन करना शुरू कर दिया, तो यहाँ की जो सरकार है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ या एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर एक, तो यहाँ पर एक घटना हुई। वो घटना क्या हुई कि एक दिन क्या कर रहे थे, लगभग 20 मजदूर जो हैं, जो 20 मजदूर है, वो कोयले के खनन के लिए उतरे नीचे। उतरने के बाद इस जो माइन है, इसमें पानी भर गया, और पानी भरने से वो लोग वहीं फंस गए, वहीं क्या हो गए, फंस गए। और वहीं फंसने के कारण फिर क्या क्या, यहाँ के लोगों ने सरकार से अपील की कि भाई इन सब लोगों को बाहर निकालो। सरकार ने कहा हम तो नहीं निकालते, हमने तो कहा था कि प्रतिबंध है, बैन है, लेकिन फिर भी तुम ये सब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, गलत बात है नहीं है। तो फिर क्या किया गया,
उसके बाद रिसर्च की गई यहाँ पर एक, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया, एक जांच की गई। तो जांच में इन लोगों ने क्या किया है वो जरा सुनना। तो जांच में इन्हें क्या पता चला कि सपोज करो ये वो माइन है, ये वो माइन है और ये यहां से कोयला निकाल कर ला रहे हैं, ठीक है। अब जब कोयला यहां से निकाल के ला रहे हैं तो उसको ये यहां इकट्ठा कर रहे हैं। उस कोयले को कहां इकट्ठा कर दिया, यहां पर इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब कोयले को यहां इकट्ठा कर दिया और यहीं से ही इसके बराबर से एक नदी भी जा रही है, ठीक है, एक नदी भी जा रही है। अब क्या हुआ कि इस कोयले के जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल थे, वो क्या हुआ, वो इस नदी में जा रहे होंगे। मैंने अभी आपको पीछे उड़न राख बताई है ना, तो ये वही है फ्लाई ऐश। तो ये जो फ्लाई ऐश है, इसके जो पार्टिकल्स है वो इस नदी में जा रहे होंगे। अब इस नदी में जाने का मतलब क्या है, यानी कि इस नदी में जो अम्लीयता है, पानी की जो अम्लीयता है, अम्लीयता को बढ़ा रहे होंगे। इनके जो एसिडिक है उसको क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे, है ना। अब एसिडिक बढ़ने का कारण क्या हुआ, अगर ये यहाँ की अम्लीयता बढ़ा रहे हैं तो अम्लीयता बढ़ाने का मतलब है, यानी कि इस नदी में जो मछलियाँ हैं, जो मछलियाँ हैं, वो मछलियाँ धीरे धीरे क्या हो रही होगी, कम हो रही है या कम हो रही होगी, है कि नहीं। अगर पानी की अम्लीयता ज़्यादा होगी तो यहाँ इसमें जीवित रहने, क्या इसमें मछलियाँ जीवित रह पाएंगी, नहीं रह पाएंगी। तो यहाँ की मछलियाँ क्या होने लगी, धीरे धीरे मरने लगी। एक तो सबसे बड़ा कारण ये हुआ, ये पता लगा उन लोगों को जब उन्होंने जांच की यहाँ की। दूसरा कारण क्या है, ऐसे समझो कि यहाँ पर वे स्थानीय लोग रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ही वो लोकल कम्युनिटी रह रही है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो पार्टिकल हैं ये उड़कर इधर भी आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे। और जैसे ही ये सांस ले रहे होंगे, सांस के थ्रू ये पार्टिकल्स इनके शरीर के अंदर भी जा रहे होंगे। और जब ये पार्टिकल्स शरीर के अंदर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करते हैं वो एक तो हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं और दूसरा फेफड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। समझ में आया नहीं आया, फेफड़ों को सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। दूसरा कारण ये था, ठीक है। तो इन कारणों को देखते हुए जब उन्हें पता लगा कि भाई ये कांड इन्होंने कर दिए हैं, सॉरी, मतलब ये चीज़ें इन लोगों ने कर दी है, तो करने के बाद क्या किया सरकार ने, क्या किया सरकार ने फाइनली 2018 में इस अवैध कोयले के खनन पर क्या लगा दिया, या हम कह सकते हैं 2018 में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया कि भाई बहुत हो गया थारा, अब और मत करना। क्या क्या इस पे 2018 में पूर्ण रूप से क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो समझ में आया कि रेट होल माइन क्या है, जैसे रेट का होल होता है बस उसी तरीके से ये है, एक तरीके से मान लो रेट ये है, ठीक है। तो रेट होल माइन, तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं भाई। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले क्या बताया था, मैंने बताया था वायु प्रदूषण मैंने दो तरीके से बताया था, एक तो गैसों के रूप में बताया था, अगर किसी ने वो लेक्चर देखे हैं, गैसों के रूप में बताया था, और दूसरा पार्टिकल्स यानी कि कणों के रूप में बताया था, है ना। कणों के रूप में मैंने एक तो पार्टिकुलेट मैटर बताया था, ये हो गया, हो चुका है। दूसरा बचा है सीसा। अब जरा इसको करते हैं और फिर ये वाला पार्ट इसका खत्म हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे हम गैसों के रूप में वायु प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं जरा शीशे की बात करते हैं, लेड की बात करते हैं। तो जरा सुनना भाई, लेड या सीसा, दरअसल है क्या कि जो लेड और सीसा है, किसने बताया कि लेड सीसा एक वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है, यह एक कारक है, बताओ जी। तो बात है सन 1991 की। 1991 में अमेरिका ने, किसने, अमेरिका ने
सन 1991 में अमेरिका ने सीसा को प्रदूषण का या पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारक घोषित कर दिया। एक प्रमुख कारक घोषित कर दिया किसने? अमेरिका ने। कब किया? सन 1991 में, यानी कि 1991 में। अब क्या हुआ? करने का कारण क्या था? करने का कारण क्या था? क्योंकि देखो सीसे पर क्वेश्चन आता है कि जिस देश में मोटर गाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है उस देश में किस तरह का प्रदूषण सबसे ज्यादा होगा? तो आंसर है सीसा। आंसर क्या है? सीसा। समझ में आया ना? ये पॉइंट मैं लास्ट में आपको लिखवा भी दूंगा। तो ये जो सीसा है बेसिकली इस बात से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्या कहा कि जिस राज्य में या जहां पर मोटर गाड़ियां सबसे ज्यादा होती हैं वहां पर जो प्रदूषक है वो कौन सा होगा? सीसा। वहां पर जो प्रदूषक है वो कौन सा होगा? सीसा। आया हुआ है ये टेट के एग्जाम में। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया मोटर गाड़ी के थ्रू हो रहा है, यानी कि उनसे निकलने वाले धुएं से ये पैदा हो रहा है। और धुएं से क्या कर रहा है? ये किस किस जगह में फैल रहा है? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि हवा में ज्यादा फैल रहा है। ये हवा में फैलता है, जल में फैलता है। हवा हो गया, जल हो गया, मिट्टी में होता है, ये मिट्टी में भी फैलता है ये। और क्या हुआ? धूल के कणों में होता है। और सबसे ज्यादा होता है ये पेंट में। जो वो आता है ना प्लास्टिक के जो पेंट होते हैं उसमें इसकी मात्रा अधिक होती है, यानी कि इसमें कह सकते हैं अधिक मात्रा होती है, या हम कह सकते हैं इसमें क्या है? अधिक मात्रा है। समझ में आया नहीं आया? अब देखो ये जो शीशा है, लेड है, इसका इफेक्ट देखो, प्रभाव देखो इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट क्या पड़ा? प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव ये पड़ा कि सांस के थ्रू अंदर जाने पर, जब ये सांस के थ्रू क्या जाता है? हमारे शरीर के अंदर जाता है या शरीर में प्रवेश करता है, तो जो कंप्लीट तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, स्पेशली हम गुर्दे ले लेते हैं, फेफड़े ले लेते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है इसको क्या करती है? इस पर इफेक्ट डालती है। सॉरी, नर्वस सिस्टम। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम गुर्दे लिख देते हैं, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, इन सबको क्या करता है? ईटीसी क्या करता है? ये प्रभावित करता है। लेकिन एक बात आप बहुत ध्यान से सुनना, अगर हमारे शरीर में इस शीशे की मात्रा 80 माइक्रोग्राम से ज़्यादा हो जाए, 80 माइक्रोग्राम से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो हमारे शरीर में बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, दौरे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, दौरे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि कभी कभी मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। मौत का खतरा भी बढ़ जाता है अगर हमारे शरीर में इस शीशे की मात्रा 80 माइक्रोग्राम से ज़्यादा हो गई तो। ठीक है, तो ये था लेड, यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि हमारे वायु प्रदूषण का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं इसकी गैसियस के रूप में वायु प्रदूषण कैसे फैलता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण गैसों के रूप में कैसे फैलता है। गैसों के रूप में मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी बताए थे और मुझे नहीं लगता कि आपने वो नोट डाउन किए होंगे। ठीक है, तो गैसेस के रूप में सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्मोग, यानी कि धुआं सा।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा समझ के चलिएगा कि ये स्मोक धुआं सा होता क्या है। तो स्मोक क्या है ज़रा पहले ही समझते हैं। स्मोक जो है वो एक खतरनाक ऐसी हवा है या एयर है, वायु है, जो जिससे अगर तो उस जिससे क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। ये एक ऐसी वायु है जिससे सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। किसमें, जब क्या होती है, जहाँ पर भी स्मोक हो, एक वायु हो, ये एक वायु ही है, एक बहुत खतरनाक वायु है। अगर आप इसको शरीर में जाती है तो सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, परेशानी महसूस होती है। दरअसल सिंपल सी चीज़ है, ज़रा समझिएगा। देखो सपोज करो ये क्या है, यहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, ये क्या है, ये कहीं पर बड़ी बड़ी क्या है, फैक्ट्रियाँ हैं, और इन फैक्ट्रियों से कंटिन्यूसली क्या निकल रहा है, एक जहरीली गैस निकल रही है, ऐसे मान लो। और उस गैस का नाम मैंने आपको बताया था NO2 या SO2, नाइट्रोजन या सल्फर, दोनों ही निकलते हैं बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन हम यहाँ केवल लेके चलते हैं NO2। NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या है NO2? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब जरा समझिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मैं बता रहा हूँ कि स्मोक बनता कैसे है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 है, जब ये किसके साथ मिलती है, VOC के साथ मिलती है। VOC क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वाष्पशील कार्बनिक यौगिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम VOC से भी डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये जो होता है ये रसायन से पैदा होता है, जितने भी केमिकल्स होते हैं रसायन, जैसे कि पेंट हो गया, या फिर जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तब भी ये क्या होता है, बनता है। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तब भी क्या बनता है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। अब देखिए, जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक कृत्रिम ओजोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, या क्या बनता है, एक कृत्रिम ओजोन बनती है। कृत्रिम ओजोन का निर्माण करते हैं। कृत्रिम ओजोन का निर्माण करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल ओजोन बनती है इससे। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये VOC आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, कृत्रिम ओजोन का निर्माण होता है। अब जरा सुनिए, देखो कृत्रिम ओजोन और एक होती है हमारी प्राकृतिक ओजोन, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सिंपल सी चीज़ है कि जो कृत्रिम ओजोन है ये बहुत खतरनाक होती है। ये क्या होती है, खतरनाक होती है, बहुत डेंजर होती है। अब हमको देखना है खतरनाक कैसे है, ठीक है। तो जरा देखिए, ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों ओर यहां पर मान लो ये है वो ओजोन परत, ये क्या है, वो ओजोन परत है, ठीक है। ये वो ओजोन परत है, कहां पर होती है, समताप मंडल में होती है, या जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, यहां पर होती है, यानी कि सतह से लगभग 18 से 20 किलोमीटर के एरिया में ये होती है। इसी को ही कहते हैं, यही होती है प्राकृतिक ओजोन, या जिसे हम O3 खाली ओजोन परत कहते हैं। ये परत क्या करती है, जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली UV रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है या वापस भेज देती है, परावर्तित कर देती है। जो UV रेज आती है, यानी कि जो अल्ट्रा वोलेट रेज आती है, उनको क्या कर देती है, वापस के निकल ले भाई वापस।
तो उनको क्या कर देती है, वापस भेज देती है। अब क्या हुआ, अब चूंकि इसका निर्माण तो हमारी पृथ्वी की सतह पर ही हो रहा है ना, तो ये प्रेजेंट भी कहाँ होगी, हमारी सतह पर, लेकिन ये तो सतह से बहुत दूर है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट होती है यहां पर, हमारी सतह के बिल्कुल पास, यहां पर ये परत होती है। इसी का ही नाम है कृत्रिम ओजोन। कृत्रिम ओजोन समझ में आया, ये है ओजोन, और ये क्या होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अब देखो क्या होता है, ये जो कृत्रिम ओजोन है, इस कृत्रिम ओजोन के साथ जब, यानी कि इस कृत्रिम ओजोन के साथ क्या होता है, जब धूलकण, मैं पूरा लिख देता हूं, जब ये कृत्रिम ओजोन है, इस कृत्रिम ओजोन के साथ प्लस धूलकण मिल जाए, क्या मिल जाए, धूल के कण मिल जाए, प्लस स्मोक जो होता है, स्मोक यानी कि धुआं, ये मिल जाए, और प्लस मॉइस्ट हो जाए, मॉइस्ट मिल जाए थोड़ा, यानी कि नमी मिल जाए। जब ये सारी चीजें इस कृत्रिम ओजोन के साथ मिल जाती हैं, तो ये क्या करता है, एक बादल का निर्माण करते हैं, एक क्लाउड का निर्माण करते हैं। किसका, क्लाउड, यानी कि एक बादल का निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा कि जब इस कृत्रिम लेयर के साथ या इस कृत्रिम ओजोन के पास धूल के कण, स्मोक और मॉइस्चर यानी कि नमी, ये सारी चीजें इसके साथ मिल जाती है, तो क्या बनते हैं, क्लाउड यानी कि बादल बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लाउड यानी कि बादल। अब दूसरी चीज समझो जरा, सपोज करो कि ये फैक्ट्री थी यही वाली, ठीक है, और इस फैक्ट्री के ऊपर ये निकली NO2 और इसके साथ ये मिली और कृत्रिम ओजोन बन गई, तो इसके जो बादल बने वो समझो यहां बने, इसके जो बादल कहां बने, यहां बने। अब समझने वाली बात क्या है कि ये जो सिचुएशन पैदा होती है, ये जो सिचुएशन पैदा होती है, यानी कि आप देखते होंगे ये जो क्लाउड हैं, एक मिनट समझाऊं, ये जो क्लाउड है, जब ये क्लाउड बनते हैं तो इनके बनने का जो रंग होता है, मतलब ये जो दिखाई देते हैं, वो येलो प्लस ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। किसके, येलो प्लस ब्लैक कलर के। इन क्लाउड्स का जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला और काला होता है, पीले और काले का मिक्सअप होता है, समझ में आया। और पीले काले का होने का मिक्सअप ये इंडिकेट करता है कि प्रदूषण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस बादल का पीला और काले होने का मतलब है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। और मोस्टली ये जो बादल होता है ये किसी भी सिटी या फैक्ट्री जो होती है उनके ऊपर होता है। ये जो क्लाउड होता है ये हमेशा सिटी हो, कोई सिटी के ऊपर, ये जितनी भी फैक्ट्री होती हैं उन सब के ऊपर होता है। जैसे कि ये है, ये हमेशा ऊपर ही क्यों रहा, दरअसल ये सिचुएशन हमेशा विंटर सीजन में बनती है, शीत ऋतु में बनती है, क्योंकि शीत ऋतु में क्या नहीं चलती, हवाएं नहीं चलती। तो ये बादल यहाँ से हवा के थ्रू नहीं जा पाते, जहां सीधे के सीधे ऊपर जाते हैं ये, और सीधे सीधे क्या कर देते हैं, बादलों का निर्माण कर देते हैं। समझ में आया। तो इसी कारण सबसे पहले ये लिख लेना कि ये जो है ये विंटर सीजन में, ये जो सिचुएशन है ये विंटर सीजन में ज़्यादा बनती है। विंटर यानी कि शीत ऋतु में, शीत ऋतु में ये ज़्यादा बनती है। समझ में आ गया होगा ये बात, जो बात मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद देखते हैं इनका इफेक्ट क्या है, यानी कि ये जो ओजोन बनी है, ये जो क्लाउड बने हैं, इनका इफेक्ट क्या है, इस स्मोक का इफेक्ट क्या है। इफेक्ट यानी कि प्रभाव क्या है। सबसे पहला प्रभाव जो पड़ा वो पड़ा कि ये एक प्रदूषण सूचक है, प्रदूषण का सूचक, यानी कि पोल्यूशन इंडिकेटर है, इंडिकेटर। समझ में आया, प्रदूषण का सूचक है। जहां भी ये बादल बने और इनका रंग ऐसा है, इसका मतलब वहां पर प्रदूषण की मात्रा क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट बनता है श्वसन रोग हो जाते हैं। क्या आ जाते हैं, श्वसन रोग हो जाते हैं, यानी कि जो रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है। समझ में आया? क्या हो जाता है? श्वसन रोग हो जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब इस तरह का स्मोक अंदर जाता है तो सांस लेने में कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे अंदर पहुंच जाता है तो सबसे ज़्यादा क्या करता है श्वसन रोग, यानी कि हमारे फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़ों से संबंधित क्या करता है? रोग पैदा करता है। इसका मतलब श्वसन रोग ही होता है। उसके बाद तीसरा इसका इफेक्ट क्या है? विटामिन डी की कमी आ जाती है। विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी हो जाती है। शरीर में जो विटामिन डी है उसकी मात्रा जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बेसिकली जो विटामिन डी है वो हमारी स्किन को क्या करता है? पैदा करता है। स्किन बोर्न है, ठीक है। तो ये था धुआं सा या स्मोक। क्या कारण है ये सब मैंने आपको बता दिया है, और क्या कार्य करता है ये बता दिया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम SO2। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? SO2 देखो, SO2 का अन्य नाम भी है, इसको हम क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। इसको हम क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, ये याद रखना। क्रैकिंग गैस, ठीक है। अब जरा समझिए, सबसे पहले देखते हैं इसके सोर्सेज क्या है। इसके सोर्स क्या है? स्रोत क्या है? सबसे पहला जो स्रोत बनता है वो है ईंधन का जलना। ईंधन का जलना यानी कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि बर्निंग ऑफ फ्यूल। ईंधन के जलने से क्या पैदा होता है? SO2। कई बार बता चुका हूं पीछे, ठीक है। दूसरा क्या है? वाहनों का धुआं, राइट, यानी कि स्मोक फ्रॉम व्हीकल, राइट। और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा है फैक्ट्री का धुआं। इसको कैसे बोल सकते हैं? फैक्ट्री का धुआं यानी कि स्मोक ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये तीनों सोर्सेस है किसके? SO2 के। ईंधन का जलना, वाहनों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, ये सब किसको पैदा कर रहे हैं? SO2 की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। अगला देखते हैं कि ये जो स्मोक है, ये जो SO2 है, इस SO2 के इफेक्ट क्या है? इफेक्ट क्या है यानी कि प्रभाव क्या है? इसको देख लेते हैं। सबसे पहला इफेक्ट, अम्लीय वर्षा करता है। पहली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। अम्लीय वर्षा करता है यानी कि एसिडिक रेनफॉल करता है। एसिडिक रेनफॉल करता है, अम्लीय वर्षा करता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से ये जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं ऊपर जाकर एक बादल के रूप में एकत्रित हो जाता है, और बादल के रूप में जब ये एकत्रित हो जाता है यानी कि सारे जो कण हैं वो एक जगह क्या हो जाती है? मिल जाते हैं। उसके बाद ये क्या करता है? वहाँ पर अम्लीय वर्षा करता है। समझ में आया? जिससे इमारतों का रंग क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। ये चीज़ें मैंने अच्छे से बताई थी आपको पिछले लेक्चर में, ठीक है। जिसने नहीं देखी है वो इसके बाद उस वीडियो को भी जाके देख लो भाई। दूसरा क्या है? आँखों में, जो हमारी आँखें हैं, आँखों में खुजली होनी शुरू हो जाती है। आँखों में खुजली या फिर जलन पैदा हो जाती है, यानी आई इचिंग शुरू हो जाती है। आई इचिंग,
जहाँ भी इस तरह का आपको प्रदूषण मिलता है तो आपके आंखों में पानी आ जाएगा, जलन पैदा हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा है फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके प्रभाव। ये थी कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो बहुत ध्यान से मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं हम अपनी सेकंड गैस पर। सेकंड कौन सी है? इसी की बहन है वो, और आप लोग अच्छे से बता दोगे कौन सी है। दूसरी है NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको भी देख लेते हैं भाई साहब जी। सबसे पहला ही पॉइंट क्या हो सकता है इसमें? सबसे पहले देखते हैं इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स क्या है? ये एक काम करते हैं, इनको इस तरीके से लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तीसरी गैस है, पहली थी स्मोग जो मैं करा चुका हूं अभी, दूसरी थी SO2, ये भी खत्म हो गई, और तीसरी है NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब जरा इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो सिंपल स्रोत जो SO2 का था वही इसका है, और वो क्या है? ईंधन के जलने से, ईंधन के जलने से इसका निर्माण होता है, इनके बर्निंग ऑफ फ्यूल। दूसरा है सुपरसोनिक जेट जो होते हैं, सुपरसोनिक जेट से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड ही निकलती है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इस सुपरसोनिक से पैदा होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड का? इस जेट से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है वो ओजोन परत को पतला कर रही है। जो ओजोन परत है, ओजोन परत को क्या कर रही है? पतला कर रही है, पतला कर रही है। समझ में आया नहीं आया? सुपरसोनिक जेट। उसके बाद एक चीज जरा आप समझिए, चलो ये तो पता लग गया कि ये पैदा कैसे होती है, ठीक है। अब देखो जरा कि जो सबसे ज्यादा कौन, ये जो नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा कौन उत्सर्जन कर रहा है नाइट्रोजन का? तो सबसे पहले पर है चीन। चीन जो है वो लगभग 20%, कितने प्रतिशत? 20% नाइट्रोजन का उत्सर्जन करता है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन करता है। उसके बाद सेकंड पर है भारत। भारत केवल 11% नाइट्रोजन का उत्सर्जन करता है। और तीसरा आता है अमेरिका। अमेरिका केवल 10% नाइट्रोजन का उत्सर्जन करता है। समझ में आया नहीं? ये थी नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो इफेक्ट इसके हैं SO2 के हैं वही इफेक्ट इसके भी होंगे, सेम, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अगली जो है वो है, यानी कि फोर्थ जो है वो है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। जरा इसको भी देख लेते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो जो ऑटोमोबाइल हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल हैं वो सारे के सारे लगभग 50% कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या कर रहे हैं? उत्सर्जन कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO का 50% उत्सर्जन कर रहे हैं। इसका सोर्स देखते हैं, सोर्स क्या है, यानी कि इसके स्रोत क्या है। सबसे पहली चीज, सेम पॉइंट जो औरों में है, CO पैदा कैसे होती है? ईंधनों को जलाने से, या ईंधन को जलाने से। किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, सर ईंधन बोल रहे हो, ईंधन क्या मतलब? तो
ईंधन भी लिख लो भाई। ईंधन जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, केरोसिन होगी, इस तरह के ईंधन जलाने से। दूसरा हम कह सकते हैं कि सिगरेट के जलने से या सिगरेट के धुएं से भी ये पैदा होता है। सिगरेट के धुएं से, सिगरेट के धुएं से भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। तीसरा हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक के जलने से भी ये पैदा होती है। प्लास्टिक के जलने से कौन सी गैस पैदा होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है। या हम चौथा पॉइंट कह सकते हैं कि जो हीटर होते हैं, हीटरों से भी, हीटरों के जलने से भी कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, इन चारों चीजों को करने से। ठीक है, उसके बाद इसका इफेक्ट देखते हैं क्या पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रभाव है वो क्या है? प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव क्या है और सबसे मेजर प्रभाव, मेजर इफेक्ट वो क्या है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आया? यानी कि हमारे शरीर में अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आते हो तो आते ही आपके शरीर में क्या होगा? ऑक्सीजन की क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। समझ में आया? मीन्स इट डिक्रीज O2 अमाउंट, आप ऐसे कह सकते हैं, इट डिक्रीज O2 अमाउंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है ये क्या करती है? भ्रमित करती है। क्या करती है? भ्रमित करती है। रिफ्लेक्स एक्शन, क्या करती है? रिफ्लेक्स एक्शन देती है, लोगों को क्या करती है? भ्रमित करती है। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, तो दोनों की दोनों समझ में आ गई होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। तो 4 हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम पांचवी पढ़ते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम कह सकते हैं कि सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है। क्यों है? क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, अगर ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सतह पर ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी की जो सतह है, ऊपरी सतह, या हम कह सकते हैं कि ऊपरी सतह पर पाई जाती है, ऊपरी सतह पर पाई जाती है। समझ में आया? उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट होगा कि प्रकाश संश्लेषण में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हिस्सा लेती है या हिस्सेदार है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। और चौथा क्या है? चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं क्या कर रही होगी, जो हमारा, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या कर रही होगी, जो हमारी ओजोन परत है उसका क्षरण कर रही है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? ग्रीन हाउस गैस का मतलब हुआ कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी क्या है? ये जिम्मेदार है। मैं आपको बता चुका हूँ ग्रीन हाउस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है। पृथ्वी की जो सतह होती है, जब यहाँ पर क्या होती है, इन ग्रीन हाउस गैसेस की क्या होती है? एक लेयर होती है। यहाँ पर क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस की एक लेयर होती है।
और इस लेयर से जो सूर्य की किरणें आती हैं वो टकरा कर वापस नहीं जाती, ये वापस उसको कहाँ मोड़ देती है, सतह पर। तो सतह गर्म हो जाती है जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, वैश्विक तापमान, हिंदी में इसको कहते हैं वैश्विक तापमान की समस्या पैदा हो जाती है। समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड थी है, छठी आती है मीथेन CH4। मैं आपको बता चुका हूं CH4 सोर्स क्या है इसका, पहले भी बताया था। ये क्या करती है, धान के खेत में या धान की खेती से पैदा होती है, या मैं कह सकता हूं कि जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थों के सड़ने से कौन सी गैस पैदा होती है, मीथेन गैस पैदा होती है। समझ में आया। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका प्रभाव ये पड़ता है कि ये क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को बढ़ाती है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। सेम मैंने आपको बताया है कि ग्रीन हाउस गैसेस होती है 6, कौन कौन सी होती है, ओजोन होती है, मीथेन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जलवाष्प होता है, ठीक है, और कौन सी बची, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एक ही होती है, यानी कि NO, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस को, ये ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में जिम्मेदार है। समझ में आया। ये वो सारी है। तो इसका मतलब क्या है, देखो 6 हो गई है, एक रह गई है बस, और वो ही कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगली कौन सी बची है, यानी कि 7वीं जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, लेकिन उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता, या इनमें से कोई और गैस नहीं होती। तो क्लोरो का मतलब है क्लोरीन, क्लोरो का मतलब है क्लोरीन, यानी कि अगर ऑप्शन में क्लोरीन गैस है तो सही है आंसर, आप क्लोरीन लगाओगे। यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में क्लोरीन जिम्मेदार है, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। ठीक है। तो देखो अब जरा इसका सोर्स देखते हैं। सबसे पहले इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। जितने भी एसी होते हैं, जितने भी रेफ्रिजरेटर होते हैं, जीरेटर है ना, जितने भी एसी होते हैं, जितने भी रेफ्रिजरेटर होते हैं आदि, इन सब से कौन सी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। समझ में आया। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, सिंपल सी चीज है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो इजीली बता दोगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां पर है, ग्रीन हाउस गैस में है। इसका मतलब ये क्या करती है, ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ओजोन परत के क्षरण की जिम्मेदार या के क्षरण में जिम्मेदार है। मतलब क्या कर रही है, ओजोन परत का क्षरण कर रही है या उसके क्षरण करने में सहायता प्रदान करती है। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से ओजोन परत का क्षरण सबसे ज्यादा कौन सी गैस कर रही है, तो सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रही है। मैक्सिमम डिके ऑफ ओजोन लेयर कौन सी करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समझ में आया। तो भाई ये था हमारा वायु प्रदूषण कैसे कैसे फैल रहा है, कौन कौन से गैसेस के लिए जिम्मेदार हैं, वो मैंने आपको सब बताया है शुरू से लेके एंड तक का। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाओ
और जाकर वो पिछली वीडियो देख लो। ठीक है, आज पूरा वायुमंडल खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में मैं जल प्रदूषण शुरू करूंगा, वाटर पोल्यूशन शुरू करूंगा। ठीक है, वाटर पोल्यूशन दोनों सेम ही है। ठीक है, तो मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ, तो बी प्रेजेंट। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार, और लाइक और शेयर जल्दी कर भी दिया होगा, कहने की ज़रूरत नहीं है हमने। ठीक है, हाँ, और दूसरी चीज़ कमेंट ज़रूर किया करो यार। देखो, जो भी तुम्हें इस वीडियो से मिला है यार सीखने को, ठीक है, कुछ सीखा है, नहीं सीखा है, बैड एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज़ इसको कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे भी थोड़ा फीडबैक मिल सके। ठीक है, तो प्लीज़ इसको क्या करो, कमेंट ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, तो आने वाली वीडियो को और ज़्यादा प्यार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।